धामी कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक, सचिवालय में शुरू होगी बैठक। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास, 10% 36 आरक्षण का प्रस्ताव हो सकता है पास। महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देगी धामी सरकार, बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर लगेगी आज मुहर, वित्त मंत्री ने फाइल पर दिया अनुमोदन। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हुए भ्रष्टाचार का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में होगी आज मामले पर अहम सुनवाई, मामले में सरकार आज रखेगी कोर्ट में अपना पक्ष। वेतन और भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली होगी, सरकारी कर्मियों को शासनादेश के विपरीत हुए थे भुगतान, वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को दिए निर्देश। विभाग के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा मानसून सत्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी में जुटी सरकार, पेश हो सकता है ड्राफ्ट। उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून, चटक धूप से बढ़ा तापमान, दून में 35 पर पहुंचा पारा, 15 सितंबर के बाद से जोर पकड़ेगी यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे देहरादून से। खबर देहरादून से है, जहां 309 वन निगम कर्मचारियों को हटाने का आदेश निरस्त। 309 वन कर्मचारियों को हटाने का आदेश निरस्त। आउटसोर्स के कर्मचारियों की नौकरी रहेगी सुरक्षित, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश निरस्त। एमडी ने कर्मचारियों की सेवाएं बहाल रहने के आदेश किए जारी, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश निरस्त। एमडी ने कर्मचारियों की सेवाएं बहाल रहने के आदेश किए जारी, कर्मचारियों ने भी ली राहत की सांस। रिटायरमेंट से एक दिन पहले निगम के एमडी ने हटाने के दिए थे आदेश। खबर देहरादून से, जहां 309 वन निगम कर्मचारियों को हटाने के आदेश निरस्त, आउटसोर्स के कर्मचारियों की नौकरी रहेगी सुरक्षित, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश हुए निरस्त। एमडी ने कर्मचारियों की सेवाएं बहाल रहने के आदेश किए जारी, कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश निरस्त। एमडी ने कर्मचारियों की सेवाएं बहाल रहने के आदेश किए जारी, कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। रिटायरमेंट से एक दिन पहले निगम के एमडी ने हटाने के दिए थे आदेश। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग, नगर निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग को सरकारी भूमि का लेखा जोखा सुरक्षित रखने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिले के समस्त उप जिलाधिकारी को क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट भी उन्हें तत्काल देने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग और नगर निकाय अधिकारियों को अपनी अपनी भूमि की जांच कर उनका भौतिक सत्यापन करने के बाद सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में उन पोलिंग स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं जो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट समस्त उप जिलाधिकारी को जल्द भेजने को कहा है। रिसेंट ईयर में हो सकता है रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए गए होंगे, तो पुराने रिकॉर्ड अभी भी लोगों के पास में होंगे, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को देख करके एक्चुअल लैंड स्टेटस निकालना है। काम में जैसे हो सकता है चीफ सचिव साहब वीकली उसको मॉनिटर करेंगे। हमें अपने अपने इलाकों की जमीनों के स्टेटस निकालने, अतिक्रमण, और फिर डिपार्टमेंट से उनके साथ एक बैठक कर लेना। महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जो हमारे राजस्व अभिलेख हैं उनको इम्प्रूव करते हुए जो म्यूटेशन के प्रोसेस हैं या कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं आम जनमानस को भी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड अनसिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होते हैं, तो उस सबको प्योरीफाई करवाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से निर्देशित किया गया है। इस क्रम में
फील्ड स्तर पे भी वेरिफिकेशन होगा, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं या गवर्नमेंट की लैंड है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिमार्केट किया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जो इम्प्रूवमेंट की कोशिश है वो की जाएगी। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में ढोल बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष में एक राय होकर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान जानी धीमान नाम के एक युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर एम्स अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जिसकी बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि ढोल बजाने को लेकर हुई मारपीट के पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आजा भूपेंद्र, आजा रहने दो वहीं उसे पकड़ा दो, सब ले तू जा मारपीट के चलते मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धारा 325 भी हम लोगों द्वारा लगाई गई थी, परंतु उसके बाद जो पीड़ित पक्ष था जॉनी नाम का, वो हॉस्पिटल में एडमिट था एम्स में, परंतु कल जो है उस जॉनी धीमान की एम्स में उपचार के चलते मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के चलते उसके बाद धारा तरमीम करके 302 में लगाई गई और जो इसमें अभियुक्त पक्ष था उसकी गिरफ्तारी करके आज माननीय न्यायालय में उसका रिमांड लिया जा रहा है। उत्तराखंड में वामपंथी विचारधारा के सचिव इंदेश मैखुरी ने बागेश्वर उपचुनाव में जनता से भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील की है। स्थानीय होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इंदेश मैखुरी ने बागेश्वर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। वामपंथी पार्टियों को प्रेस वार्ता करने में जिस तरह की शर्तें लगाई गई, वे बेहद अलोकतांत्रिक और संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। आमतौर पर चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी बागेश्वर और पूरी चुनावी मशीनरी भाजपा आचार संहिता का पालन कर रही है। यह रवैया तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मतलब आपके स्वामी जी से है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो हमारा ये कहना है कि इस समय इस देश के भीतर लोकतंत्र पर, संविधान पर एक गंभीर खतरा है और इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है कि भाजपा को शिकस्त दी जाए। इसलिए हमारा ये अपील है बागेश्वर की जनता से भी कि देश में लोकतंत्र के हक में, संविधान के हक में, न्याय के हक में जो भाजपा को शिकस्त दे, भाजपा को हराए, उस प्रत्याशी को वोट दें। बागेश्वर में जो उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि बागेश्वर का जो जिला प्रशासन है, जो जिले की जिलाधिकारी हैं अनुराधा पाल जी और उनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं, वो एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा देहरादून में बुलाई गई बैठक में समय से अधिकारियों के न पहुंचने पर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बेहद नाराज हुई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की सूची भी तलब की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय की कद्र सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से देहरादून में शुरू हो रहा है। सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। समय पे आना चाहिए, सबका अपने अपने समय का वैल्यू होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ अधिकारी लेट पहुंचे या शायद अभी तक पहुंचे नहीं, मुझे नहीं ज्ञात, पर इस पर मैं जानकारी लूँ। रुक करते हैं खटीमा का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। प्रमुख हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जी, श्री पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, हमारे उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, श्री कमलेंद्र सेमवाल जी मंडी चेयरमैन, और सायरा बानो जी हमारे उपाध्यक्ष, जिनका बहुत ही
जिन्होंने धैर्य और साहस से अपनी एक प्रसिद्धि बनाई है पूरे देश के अंदर। श्री रामू जोशी जी, श्री भैरव दत्त पांडे जी, श्री नंदन जी पाठक जी हमारे, और रावत जी आंदोलनकारी, और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मजीत की मम्मी मोहनी जी, प्रिया जी, भगवान जोशी जी हमारे हरीशचंद जोशी जी, भाटिया जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदों के सभी परिजन, आज की शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इन्होंने हम सब लोगों के लिए एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और हंसते हंसते मां की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द ना हम भूले हैं न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहां पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। और जो हमारे 7 शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और ये कसक हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी कि हमने अपने अलग राज्य के लिए पुलिस के अत्याचार को सहा, अपने बीच के अपने स्नेहीजनों को, अपने पारिवारिक जनों को हमने खोया है। खटीमा की आज भी, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये शहीद स्मारक के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, कई स्थानों पर जमीन की बात हुई, लेकिन अंततः यह जमीन सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति प्रदान करी। और हम भी चाहते थे उस समय कि सबकी सहमति से ऐसा स्थान यहाँ के श्रद्धा स्थल के रूप में बनाया जाए, ऐसा जाना जाए जो सबके लिए आसान भी हो। और उत्तराखंड की जननी इस खटीमा की भूमि में जब भी वो आए तो उनको वो स्थान सार्वजनिक रूप से आसानी से सड़क के पास दिखाई दे, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी, उत्तराखंड से और देश से आने वाले लोग निश्चित रूप से हमारे उन सभी शहीदों को ठीक प्रकार से अपने स्मरण में रखें, हमेशा उनकी याद करें। और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी भी हमेशा उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले, अपनी शहादत देने वाले उन अमर शहीदों का स्मरण करें। तो इसलिए ये स्थान मिला और मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हम बहुत लंबे समय से सोचते थे कि यहाँ पर एक शहीद स्मारक होना चाहिए और हमारे आंदोलनकारियों की भी लंबे समय से मांग रही। और आज ये लगभग शहीद स्मारक अपना विस्तार रूप ले चुका है। और वास्तव में जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, कई बार आप में से मैं अधिकांश लोग इस श्रद्धांजलि दिवस पर जब भी एकत्र होते थे तो हर बार बड़ी बारिश हो जाती थी, बारिश होती थी और इतना पानी भर जाता था। क्यों रामू भाई?
बहुत पानी भर जाता, गंगा कमलेन जी भी हमारे वहां से आते थे, खूब पानी भर जाता था, हम लोग भीग जाते थे और कितनी बार तो आपको भी छाता उड़ा के ले गए हम लोग। लेकिन आज ये स्थल यहाँ पर बनने से निश्चित रूप से, और आप सबकी यह भी मांग थी कि यहाँ पर जो है ये जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम भी हमारा जो है सरकारी कार्यक्रम हो। और वैसे तो जब भी कभी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री किसी कार्यक्रम में आते हैं तो वैसे ही वो सरकारी हो जाता है, लेकिन ये विधिवत रूप से सरकारी हो गया है, विधिवत रूप से सरकारी हो गया है। जब भी मैं ये इस शहीद स्थल के पास से मैं निकलता था तो सच में उस समय का जो खतरनाक मंजर था यहाँ की सड़कों पर, कितने हजारों लोग, मुझे लगता है कई हजारों हजार जो लोग थे, उनके ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ। बहुत सारे लोगों को तो अपने आप को बचाने के लिए मतलब देश की सीमाओं से भी बाहर जाना पड़ा। यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही हजारों पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण के मामले में जनता भी चाहती है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर जनता का साफ कहना है कि जो भी वन विभाग का अधिकारी इसमें शामिल रहा हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर दूसरी ओर इस मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या हर सिंह के खिलाफ भी होनी चाहिए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार करा है, जो भी उन्होंने गलत करा है, तो ये सुन लो कि जनता की गाड़ी कमाई की लूट का हिस्सा है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें यह नहीं कि कांग्रेस भाजपा ये कोई किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है, कानून अपना काम करता है। जब आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होगी, स्वाभाविक है। और जांच में साफ हो जाएगा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। खबर डोईवाला से है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री देहरादून जनपद सुबेद उनियाल ने जन सुनवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। डोईवाला ब्लॉक के तमाम ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम में आपदा के कारण हुए नुकसान, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, सड़क बनाने, टूटे रास्ते के निर्माण और जंगल में लाइट की व्यवस्था के संबंध में मिली शिकायतों पर कैबिनेट मंत्री ने तत्काल सभी शिकायतों पर प्रमुखता से निवारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरौला, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, सीडीओ देहरादून झरना कमठान के साथ तमाम विभागीय अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी इस क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों तक और जो प्रदेश सरकार है वहां तक पहुंचा रहे हैं। और आज ये मौका था और आज अफसोस इस बात का है कि आज जन सुनवाई हो रही है, विभागीय मंत्री आ रहा है और राजीव राष्ट्रीय पार्क का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आज की डेट में किसानों को जंगली जानवरों की है, उसके लिए कोई मतलब अगर राजीव नेशनल पार्क की बात करें तो उसका कोई कर्मचारी नहीं है। एक समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी जो आ रही है किसानों को कि जब वो शिकायत करते हैं तो एक रेंज दूसरी रेंज के ऊपर बात टालती है। वो उसके बारे में आज हमने शिकायत करी और बात करी कि कम से कम उनके जब कोई किसान फोन करता है, चाहे रेंज कोई भी हो, जंगली जानवरों के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और आना चाहिए उनकी मदद के लिए। आज 150 से ज्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, जिसमें कार्रवाई करने कई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने हेतु
संबंधित वालों को निर्देशित कर दिया गया है। और जो शासन स्तर के अपने शासन को जो जिला प्रशासन के लेवल पर जिसके आपदा प्रबंधन के बोलिए इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, भोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में बहुत ज्यादा आपदा से नुकसान हुआ है। जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी विधानसभा में वो जो प्रति माह एक विकास खंड में प्रभारी मंत्री जी प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। रुड़की के काशीपुरी चौक के पास स्थित कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस ओबीसी विभाग व कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से असंगठित कामगार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर रणबीर नागर के नेतृत्व में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेलाराम प्रजापति ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वह राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रदेश में वह कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे साथी जो मेरा स्वागत कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदित राज जी हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील लाठी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे को उन्होंने असंगठित कांग्रेस में प्रदेश कामगार उपाध्यक्ष की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा। तो कांग्रेस का पहले से एक बहुत सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए ही काम करता हूं। जब से मैं राजनीति कर रहा कांग्रेस के अलावा मैं और किसी पार्टी में कोई काम नहीं किया और मैं अपने सभी साथियों को कहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से खबर हम आपको बता दें, जहां दो बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत। आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की हुई मौत। 3 की मौत में एक महिला भी शामिल। सूचना पर पहुंची मोतीपुर थाना पुलिस की टीम। 3 लोगों की मौत में एक महिला भी शामिल। सूचना पर पहुंची मोतीपुर थाना पुलिस की टीम। शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। मोतीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर कला चौराहा का मामला। खबर बहराइच से बता रहे हैं, जहां 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत। आमने सामने भिड़ंत से 3 युवकों की हुई मौत। आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि 3 लोगों की मौत में एक महिला भी शामिल है। सूचना पर पहुंची मोतीपुर थाना पुलिस की टीम। 3 लोगों की मौत में एक महिला भी शामिल। सूचना पर पहुंची मोतीपुर थाना पुलिस की टीम। शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। मोतीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर कला चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो जाने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसमें खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।